22 ईयर्स की एज में मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और 23 ईयर्स का जब मैं हुआ तो सारे बैंक एग्जाम्स को मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर चुका था। तो आखिर मैंने ऐसा क्या टाइम टेबल फॉलो करा जिसने मुझे सारे बैंकिंग एग्जाम्स को, यानी कि जितने भी पीओ एग्जाम्स होते हैं उन सभी ऑफिसर लेवल एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प करा। आज वो पूरा शेड्यूल जो मेरा डेली रूटीन था मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपका एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होनी चाहिए लाइफ की तरफ। जब आप रोज सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खुद को एक टारगेट्स देने हैं। ठीक है, जो मैं भी करता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, एक पेन एंड पेपर लीजिए, उस पर अपने डेली बेसिस पे लिखिए कि आज मैं रीजनिंग सब्जेक्ट में क्या करूंगा, आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक फॉलो करूंगा, आज मैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से सबसे पहले अपने लिए टारगेट सेट कर देने होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सुबह उठते हैं एंड उठने के बाद वो लोग रैंडमली अपनी स्टडी करने लग जाते हैं। उससे क्या है कि आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लटर रहेगा कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए एंड आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कर दोगे। जिन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाओगे। तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक पैड बना लो, उसमें रोज सुबह डेट डाल के आज के टारगेट्स लिखो, हर सब्जेक्ट के टारगेट्स लिखो। ठीक है, तो सबसे पहली एंड बेस्ट जो रूटीन में फर्स्ट स्टेप होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सुबह कितने बजे उठना चाहिए? देखिए, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठता था। रफली 4:30 पे मैं उठ के सबसे पहले खुद के टारगेट्स बना लेता था। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठते, वो लोग रात को लेट नाइट तक स्टडी कर लेते हैं, तो वो लोग अपनी ज्यादा स्टडी मेजर पोर्शन रात को कंप्लीट करते हैं। बट सुबह जल्दी उठने का ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आप उसके साथ ही अगर उठने के बाद अपने टारगेट सेट करने के बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे तो आपका माइंड टोटली फ्रेश हो जाता है। अगर हम सुबह उठते ही टारगेट्स बना के पढ़ने लग जाएंगे तो उससे क्या होता है कि माइंड उतना फ्रेश नहीं होता, तो चीजें ग्रैस्प करने में टाइम लगता है, हम अभी भी नींद में होते हैं। तो मैं क्या करता था अपने डेली रूटीन में, सुबह उठा, अपने टारगेट सेट करे, नोटबुक में नोट डाउन कर लिए सारे सब्जेक्ट के टारगेट्स, उसके बाद थोड़ा जॉगिंग के लिए चले गए या फिर थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस कर ली, पुशअप्स एंड क्रंचेस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो, बट डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करना ये एक गेम चेंजर रहेगा। ये जितना ज्यादा अंडररेटेड है, आपको लगेगा ये तो अनरिलेटेड है मेरी पढ़ाई से, बट ऐसा एक्चुअली में मैटर करेगा। ठीक है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी साथ में करते हो, एक्सरसाइज करते हो थोड़ी सी, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर आपको चीजों को समझने में कम टाइम लगता है, आप ज्यादा अच्छे से स्टडी पर फोकस कर पाते हो। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज क्या थी, मैंने हर चीज के स्टडी ब्लॉक्स बनाता था। जैसे कि हर सब्जेक्ट को मुझे डेली टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने रीजनिंग पढ़ी कल मैं मैथ्स पढ़ूंगा, नो, मैं हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे टाइम दूंगा। चाहे मेरे पास 4 घंटे हैं प्रिपरेशन करने के, मुझे कॉलेज जाना है या मुझे जॉब पे जाना है, तो मेरा ये फोकस रहता था कि अपनी स्टडी जो भी अपनी साथ में लाइफ में चल रहा है उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। चाहे 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ्स, आधे घंटा इंग्लिश, आधे घंटा करंट अफेयर्स, लेकिन हर चीज को टाइम देना है। सबसे पहली चीज एक्सरसाइज करने के बाद जो मैं करता था वो था रिवीजन, यानी कि लास्ट डे जो चीजें मैंने पढ़ी उनको एक बार फिर से गो थ्रू करना। एंड कैसे गो थ्रू करना है, हर चीज आप दोबारा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने हर सब्जेक्ट की अलग से नोटबुक बना रखी थी। एक नोटबुक मैथ्स की, एक रीजनिंग की, एक करंट अफेयर्स की, एक इंग्लिश की। अब जो चीजें मैंने सब्जेक्ट वाइज करी, अपने पेजेस को एक बार पलट के देख लिया, तो उससे क्या होता है माइंड में याद रह जाता है कि कल मैंने ये सब चीजें करी थी, ये नई चीजें सीखी थी, ये अप्रोच सीखी थी रीजनिंग में। लेट से सीटिंग अरेंजमेंट कल मैंने पढ़ा था तो उसमें क्या अप्रोच मैंने सीखी, एक बार उससे गो थ्रू हुआ, याद हो गया। ठीक है, फिर से माइंड में आ गया, रिकॉल हो गया। अब अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो मैंने पहले कर रखा है, बिना रिवीजन के भी मैं पढ़ाई करके देख चुका हूं, इसीलिए अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। पहले मैं क्या करता था, बिना रिवीजन के अपनी पढ़ाई करता था, तो 1 हफ्ते बाद मैं फिर से अगर उस टॉपिक को करने बैठता था तो मुझे फिर से उसको बेसिक से सीखना पड़ता था फिर से, क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं रह पाती थी। बहुत से स्टूडेंट्स को ये इश्यू होता है, वो लोग चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते। फिर मैंने रिवीजन की पावर को समझा, जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट करा तब मुझे समझ में आया कि डेली अगर मैं पिछली दिन में जो भी करा है उसको एक बार देख लेता हूँ तो फिर वो मुझे ज्यादा टाइम तक याद रहता है। एंड इस तरीके से अगर रिवाइज करते हुए चलो तो एग्जाम आने पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता माइंड पर, क्योंकि आपको चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो रिवीजन नेक्स्ट थिंग रहती थी। मेरा मतलब जो एक्सरसाइज करने के बाद पहला टास्क था वो था रिवीजन। 1 घंटा 2 अच्छे से रिवाइज कर लो, सब कुछ जो भी करा था एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है तो दोबारा भी सॉल्व करके देख लिया, अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा सॉल्व करके देखा। एक बार मेंटल सेटिस्फैक्शन हो गया कि कल जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सब क्लियर है। उसके बाद अपना जो लिस्ट बनाई है आज सुबह उठ के उस पे आए।
सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं करता था वो था रीजनिंग। रीजनिंग सब्जेक्ट ही क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो रीजनिंग है ये अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जो मैथ्स का आपका सब्जेक्ट है, जो आप जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम में बैठो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम भी देने जाओगे, वहां भी यही सिलेबस है, आरआरबी पीओ में भी यही सिलेबस है, ठीक है। तो रीजनिंग सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स जो है उसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं एग्जाम में। मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे एवरेज मार्क्स स्कोर करके आते हैं, लेकिन रीजनिंग में जो अच्छे स्कोर कर लेता है उसका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस मैंने करा, एंड रीजनिंग में मुझे इंटरेस्ट भी आता था, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस करता था। तो डेली रूटीन में मेरा ये था, एक टॉपिक मैंने पकड़ रखा था कि उसको इतना स्ट्रांग बना लो उस टॉपिक को कि उस टॉपिक का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो तो करके ही आना है, ठीक है। एंड उसको जल्दी करना है, स्पीड भी मेंटेन रखनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने रूटीन में सबसे पहले फाइंड आउट करा कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है, जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं, कौन सा टॉपिक है रीजनिंग का जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के या फिर पजल के, ठीक है। तो इन दोनों में से एक चीज में मुझे बेस्ट बनना था। सीटिंग अरेंजमेंट में मैं ज्यादा कंफर्टेबल था, तो सीटिंग अरेंजमेंट को मैं रोज प्रैक्टिस करता था, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले रोज करे प्रैक्टिस 5-6 क्वेश्चन। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पकड़ा, लेट से आज मैंने ब्लड रिलेशन पकड़ लिया, तो ब्लड रिलेशन की फिर मैंने अपना बेसिक फिर से रिवाइज करा, उसके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के बाद बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे एक मैनर में चलते रहते थे। अब काफी सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर अब हम कहाँ से पढ़ाई करें, क्या हम YouTube से पढ़ाई करें, क्या आपने YouTube पे क्लासेस देखे थे? नहीं, मैंने YouTube को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करा था, क्योंकि शुरू में मैंने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी तब मुझे लगा YouTube पे तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है, तो यहीं से पढ़ाई कर लेते हैं। बट उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे ये चीज समझ में आई कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आज मैंने इस टीचर की क्लास देख ली रीजनिंग में, कल मैंने कोई और टॉपिक पढ़ लिया यूट्यूब से, जो टीचर जो क्लास डाल रहा है उसको फॉलो करते रहे। बट इस तरीके से मेरे माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा था। जब मैं मॉक टेस्ट भी देता था तो मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, ठीक है। एंड जब एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक और चीज पता चलेगी कि जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में जिस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आपके एक्चुअल एग्जाम में नहीं होते। एक्चुअल एग्जाम का लेवल अलग होता है। अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आने। ऐसा भी हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो बट एग्जाम में उतने अच्छे नंबर ना आ पाए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी कभार बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में नहीं मिलते। अब इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तब एग्जाम का पैटर्न अलग था, लेवल अलग था, आई अग्री। इस समय कंपटीशन बढ़ चुका है, लेवल चेंज हो चुका है। तब मेरा जो मेन फोकस एरिया था वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि तब पैटर्न रिपीटेशन रहता था, काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते थे ईयर आफ्टर ईयर सेम पैटर्न के। बट अब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। अब सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई अगर आप करके चले जाओ या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। अब कहां से पढ़ाई करनी चाहिए? मैंने और बहुत से टॉपर्स ने मिलकर डिजाइन करा है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि कहां से पढ़ाई करें। तो हर साल सिर्फ 100 स्टूडेंट्स, सिर्फ 100 बच्चों को इसमें पर्सनल गाइडेंस मिलती है मेरी तरफ से। मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं, आपको टीच करता हूं, ठीक है। एंड इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, प्री को क्लियर करने की, मेंस को क्लियर करने की, इंटरव्यू को क्लियर करने की। चाहे आप एसबीआई के किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे आईबीपीएस या आरबीआई के एग्जाम में, आपकी कंप्लीट तैयारी इस एक बैच के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ 100 सीटें होती हैं क्योंकि हमारा टारगेट रहता है सिर्फ सीरियस बच्चे इसको ज्वाइन करें। अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप 2-3 साल अपने लगता है कि मैं 2-3 बार अटेम्प्ट दे के देख लूंगा उसके बाद मैं देखूंगा सीरियस होकर पढ़ूंगा, तो आप ज्वाइन मत करो। बट अगर आपने ये सोच लिया है कि इसी साल मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपको टारगेट मिलेंगे वो आपको पूरे करने होंगे डेली बेसिस पे। अगर आप टारगेट पूरे नहीं करोगे तो फिर आपको उतनी अच्छी गाइडेंस मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप उतने ज्यादा मुझे सीरियस नहीं लोगे। जो बच्चे इसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं वो लोग सिलेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। इसमें क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स, जो जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि ये कहाँ से पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, वो सब इसमें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एक ही जगह से पूरी तैयारी होनी है, जीरो से लेके इंटरव्यू आ जाने तक पूरा सिलेक्शन की तैयारी इसी में होनी है,
ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर आप और भी कोई बैच ज्वाइन करते हो तो जो आज मैं आपको डेली रूटीन की चीजें बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सुबह उठ के आपको पहले एक लिस्ट बनानी है, सेकंड थिंग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से आपका माइंड वर्क करेगा। वो ये चीजें जरूर अप्लाई करना, चाहे आप इस बैच को ना भी लो, आप किसी और बैच को फॉलो कर रहे हो तो भी ये रूटीन वाली चीजें आपको हेल्प करेंगी। रीजनिंग को मैं सबसे पहले पढ़ता था क्योंकि वो स्कोरिंग होता है। उसमें सबसे पहले मैं क्या करता था डेली बेसिस पे, मैंने आपको बताया जो हाई वेटेज टॉपिक था पजल या सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें से एक को इतना अच्छा कर लो कि और किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक में से एग्जाम में तो उसको करके आओ प्री में, मेंस में। इसके अलावा एक और टॉपिक डेली बेसिस पे न्यू टॉपिक उठा के करते हुए चलो। नेक्स्ट क्या है, अब रीजनिंग के तुरंत बाद मैथ्स नहीं करने लगना है, थोड़ा सा ब्रेक देना है माइंड को, ठीक है, बिकॉज माइंड एक मशीन की तरह है, आप तुरंत इसको अलग अलग वर्क्स पे नहीं लगा सकते, आप फिर भूल जाओगे पहले क्या करा। मैथ्स करने के बाद फिर से रीजनिंग का करके देखोगे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो माइंड को सैचुरेट नहीं करना है, थोड़े टाइम ब्रेक्स भी लेने हैं, उसके बाद आपने कुछ और काम कर लिया, उसके बाद आप मैथ्स पे फिर से आए, ठीक है। फिर आपने मैथ्स में करा तो मैथ्स में भी एक हाई वेटेज टॉपिक पकड़ लो जिसको इतना अच्छा कर लो 50% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम जब देने जाओगे डीआई सब्जेक्ट में से। तो डीआई को इतना अच्छा कर लो कि डीआई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले डीआई एग्जाम में करेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, ये टारगेट बना के चलो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, जैसे कृष्ण जी ने बोला है, आपको क्या करना है, आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान रखना है, आप अपने कर्म पे ध्यान रखो, ठीक है। तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया, इसको डेली बेसिस पे करो जैसे मैं करता था। एंड इसी के साथ एक टॉपिक और मैं रोज डेली बेसिस पे उठा लेता था, जैसे कि आज नंबर सीरीज कर लिया, फिर कल मैंने कोई सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कर लिया, फिर परसों मैंने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैं डेली रूटीन में चलता था, तो एक एक हाई वेटेज टॉपिक। अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंग्लिश मेरी वीक है तो क्या मेरा बैंक का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखो इंग्लिश में क्या होता है ना कि अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बहुत अच्छी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में जिस बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, मैं आरआरबी पीओ की बात नहीं कर रहा क्योंकि आरआरबी पीओ के प्री में आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता, ठीक है, तो वो तो अलग ही एग्जाम हो गया। बट एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एग्जाम हो गया, ठीक है, या फिर आरबीआई ग्रेड भी हो गया, तो इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो एसबीआई पीओ में 40 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाने लगी है, सबसे ज्यादा वेटेज है, 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स की इंग्लिश मैटर करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो मैं डेली करता था। पहली चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रोज करता था। सेकंड चीज है अपने जो सिनोनियम एंटोनियम होते हैं, ठीक है, हम लोग इग्नोर करते हैं कि वर्ड उसका मीनिंग क्या है, उसका सिनोनियम क्या है, उसका एंटोनियम क्या है, वो मैं रोज करता था। तीसरी चीज है ग्रामर में अपनी रोज स्ट्रॉन्ग करता था, जो चीजें मैंने पढ़ ली थी उनको रिवाइज करता हुआ चलता था, ठीक है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस रखना है, आपको अपनी वोकैबुलरी पे फोकस रखना है, एंड आपको अपनी ग्रामर पे फोकस रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब चीजें मैं कहाँ से पढ़ूं, तो सारे रिसोर्सेज मैंने खुद कलेक्ट करके रखे हैं, जो भी चीजें मैंने फॉलो करी एंड जो अब के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब पैटर्न बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो अब जो पैटर्न है लेटेस्ट 2026 एग्जाम का या 2027 एग्जाम का, उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज आपके हेल्पफुल रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और आपकी वोकैबुलरी के लिए और आपकी ग्रामर के लिए, सब हमने कंपाइल करके बिगिनर टू बैंकर कोर्स में डाल दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जो 100 स्टूडेंट्स का बैच है। अब कोई बच्चे पूछते हैं कि इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं पर्सनल गाइडेंस चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि लाखों बच्चे इसको ज्वाइन कर लें एंड फिर बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाए। हमें मनी मेकिंग हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है ये एक पैशन प्रोजेक्ट की तरह है, जो बच्चे सच में जॉब लेना चाहते हैं बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही, उनको सिलेक्शन लेने के लिए ये नहीं पता चल पा रहा कि मैं सही कर रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, बट उनको जॉब की सख्त जरूरत है, उनके लिए ये बैच है जो सच में जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 100 सीट्स होती हैं, तो आप इसको ज्वाइन करोगे, इसमें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। रीजनिंग मैं खुद इसमें पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश में मैं इन 3 चीज़ों पे फोकस करता था। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स पार्ट है, तो करंट अफेयर्स में क्या है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं न्यूज़पेपर अपने डेली रूटीन में शाम को पढ़ता था, लास्ट में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था अपना, ठीक है। तब तक सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ चुके होते हैं तो किसी को नहीं चाहिए होता। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ता था, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, तो उसमें से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हो, या तो हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का न्यूज़पेपर या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का न्यूज़पेपर। अब जो आपका न्यूज़पेपर है, जब आप उसको रीड करते हो, ठीक है, सब कुछ न्यूज़पेपर में से जरूरी नहीं होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपकी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ होती है, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ होती है, इसके अलावा जो भी आपकी इकोनॉमी का एक पेज होता है न्यूज़पेपर के अंदर, वो जो इकोनॉमी का पेज होता है उसमें जो भी न्यूज़ होती है ये सब एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होती है, वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ हो गई, ठीक है, या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है वर्ल्ड लेवल पे, वो पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो इन चीज़ों पे ज़्यादा मैं फोकस करता था। एंड साथ में एक नोटबुक, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें मैं डेली नोट्स बनाता हुआ चलता था न्यूज़पेपर में से। तो जो भी पॉइंट वाइज मैं लिख लेता था चीज़ें न्यूज़पेपर में से, एंड उसमें से मैं अपना करता हुआ चलता था। तो ये एक चीज़ मैं करंट अफेयर्स के लिए करता था। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के लिए। जो बैच मैंने आपको बताया है बिगिनर टू बैंकर, उसमें करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती हैं, ठीक है। तो वो भी प्रॉपरली डिजाइन होती है, मैं भी उसमें इनपुट्स देता हूँ, तो वो भी आप उसमें से करोगे तो दोनों चीज़ें मिला के मोर देन इनफ है। अगर न्यूज़पेपर आपने कर लिया और बैच के अंदर से पीडीएफ कर ली। इसके अलावा आपका बचा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास मैं ले रहा हूँ बैच के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग होता था, अब चेंज हो चुका है, अब रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग वगैरह हो चुका है, क्योंकि न्यू पैटर्न आ गया है। तो उसकी भी क्लासेस बैच के अंदर चलती हैं, उसमें आपको पूरा सिखा दूंगा मैं कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आंसर का, क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन ले चुका हूँ। मुझे पता है एग्जाम क्या डिमांड करता है, वो सारी चीजें मुझे पता है जो आपको आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले जब आप बैच को ज्वाइन करोगे, मैं आपका एक पर्सनल गाइडेंस सेशन लूंगा, क्योंकि मेरे डेली रूटीन में भी यही होता था कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों को मैं जानता था जो सिलेक्शन ले चुके थे, उनसे मैं डेली बेसिस पे बात करता था, रेगुलर बेसिस पे। डेली तो कोई भी टाइम नहीं दे सकता, बट रेगुलरली मैं उनके टच में रहता था एंड उनसे पूछता रहता था कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मैं करूँ, क्या मैं सही कर पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब आप एक सेलेक्टेड बंदे के कॉन्टैक्ट में होते हो तो आपको वो चीज़ें पता चलती हैं जो आपको नॉर्मल आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके टीचर्स हैं वो ये लोग चीज़ें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी खुद अचीव नहीं करी है। इसीलिए अभी जो ये बैच है इसमें मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, मैंने खुद सिलेक्शन ले चुका है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको और कोई आपके आसपास नहीं बता पाएगा, जो आप गलतियां कर रहे हो अपनी तैयारी में, एंड आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। तो ज्वाइन करते ही आपकी मेरे साथ वीडियो कॉल भी होगी, उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा जो आपके लिए वर्क करेगा। बट शेड्यूल में सारे सब्जेक्ट्स डेली हमें करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक शेड्यूल बनाते हैं, सुबह सुबह टारगेट्स देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करा मैंने, फिर मैंने मैथ्स पे फोकस करा, फिर इंग्लिश पे आया, फिर करंट अफेयर्स पे आया, फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे आया। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा घंटे दिए प्रिपरेशन को, एक एक घंटा भी हर सब्जेक्ट को दिया तो 5 से 6 आवर्स में मेरा पूरा प्लान कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। तो ये एक प्लान मैंने फॉलो करा था, ये मेरा डेली रूटीन था। इसके अलावा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, एंड इन चीज़ों ने मुझे सिलेक्शन लेने में हेल्प करा। अब अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना डिटेल डाउट मैसेज करके। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको इमीडिएटली, अगर आप वेट नहीं कर सकते, अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है तो लिंक गिवन है पिन कमेंट में, वहां पे जाके आप ज्वाइन करो, आपका मेरे साथ सेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा आपके, जो भी आप नंबर फिल करोगे वहां पर कि कैसे सेशन को अटेंड करना है जूम पे, एंड आपकी आज से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। देखो, अगर इस साल सिलेक्शन लेना है तो ऑलरेडी सही टाइम जा चुका है, बट आज से शुरू करके भी सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, एंड मैंने आपको सही रास्ता बता दिया है, तो आज से आप शुरू कर सकते हो। आई होप इस डेली रूटीन से आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसको शेयर कर दीजिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो बैंक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, किसी भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।